This call is now being recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों ने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है। तो आइए हम शुरू करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एज यू नो कि 1 kg ऑफ सब्सटेंस हो, कोई फर्ज करें किसी सब्सटेंस का 1 kg है और समझें कि उसकी इनिशियल टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड, और आप उसे कोई हीट सप्लाई करते हैं और उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो जो उसको जितनी हीट आप सप्लाई करेंगे वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगा। तो इसकी फिर डेफिनेशन क्या बनी? इसकी डेफिनेशन बनी the thermal energy per unit mass to raise the temperature of a substance by 1 degree. The thermal energy per unit mass to raise the temperature of a substance by 1 degree. ये ब्लू में इसकी एक डेफिनेशन है, ब्लू राइटिंग में, और ये जो पर्पल राइटिंग है इसमें भी ये भी डेफिनेशन ही है। द थर्मल एनर्जी पर यूनिट मास पर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। और अगर आप इसको थोड़ा सा जरा आसान अल्फाज में लिखना चाहें तो आप यूं भी लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ heat energy, the amount of heat energy required to change temperature of 1 kg of substance by 1 Kelvin। यानी 1 kg हो किसी सब्सटेंस का और उसको आप उसका टेम्परेचर अगर 14 केल्विन है तो उसको 15 केल्विन कर दें, अगर 200 केल्विन है तो 201 केल्विन कर दें, अगर 3000 केल्विन है तो 3001 केल्विन कर दें, तो वो जो हीट एनर्जी आपको उसको देनी पड़ती है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। और इसमें ये आप ब्लू डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और पर्पल डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। रेड को अवॉइड करें क्योंकि 1 kg की जगह यूनिट मास लिखना और 1 केल्विन की जगह बाय यूनिट डिग्री लिखना या यूनिट राइज इन टेम्परेचर लिखना ज्यादा बेहतर है। तो इस तरह से आप जो है ये जो है आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। The amount of heat energy required to change the temperature of a unit mass by unit degree। आगे जाकर लेटर ऑन इसका एक और अच्छी डेफिनेशन भी आएगी। The thermal energy per unit mass to raise the temperature or to change the temperature of substance by 1 Kelvin। ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 joules per kg Kelvin। It means that if we give 4200 joules of heat to 1 kg of water at 14 degrees centigrade, its temperature will increase by 1 Kelvin or 1 degree centigrade. Its temperature will increase by 1 Kelvin or 1 degree centigrade. Symbol of specific heat capacity is C. And specific heat capacity of water is 4200 joules per kg Kelvin और 4.2 joules per kg Kelvin। अच्छा, डिफरेंट मटेरियल्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 या एग्जैक्ट अगर करें तो 4186 है। हम इसको अप्रोक्सीमेट करके 4200 जूल्स पर केजी केल्विन कहते हैं। और आइस की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 2090, इसको हम 2100 अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं। अब देखें एल्युमिनियम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 900 जूल्स केजी केल्विन। इसका मतलब है एल्युमिनियम का 1 kg जो है, अगर एल्युमिनियम का 1 kg हो आप उसको 900 जूल्स दें, उसका टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर जाएगा। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 448 जूल्स पर केजी केल्विन है। ग्लास की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
837 जूल्स पर केजी केल्विन है, कॉपर की 387 जूल्स पर केजी केल्विन है, और मरकरी की, ये Hg से मुराद है मरकरी, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 138 जूल्स पर केजी केल्विन। उसका मतलब है कि किसी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, किसी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, सबकी एक जैसी नहीं है। लेकिन यहां पर एक चीज है, द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग स्मॉलर हीट कैपेसिटी changes rapidly with some amount of heat is when some amount of heat is supplied to it or taken out of it, its temperature changes rapidly। देखिए ना, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ी है, मिसाल के तौर पर मरकरी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 138, जो बहुत ही थोड़ी है। आपके पास ये मरकरी का कोई फर्ज करें कंटेनर है विच कंटेन्स मरकरी लिक्विड, आपसे आप इसको फर्ज करें, आप इसको आप दे देते हैं से 1000 जूल्स, तो 1000 जूल्स आप इसे देंगे तो इसका टेम्परेचर बाय 7 केल्विन अप्रोक्सीमेटली चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने कहाँ से निकाला, मैंने 1000 जूल्स को 138 से डिवाइड किया। अगर 1 kg ऑफ मरकरी हो मेरे पास, उसका टेम्परेचर तेजी से चेंज हो जाएगा। मगर यही 1000 जूल्स अगर आप वाटर को देंगे तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफी ज्यादा है, तो उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा चेंज नहीं होगा। इससे ये बात पता चलती है, इससे ये बात पता चलती है कि द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग स्मॉलर हीट कैपेसिटी और स्मॉलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंजेस रैपिडली व्हेन सम अमाउंट, उसका टेम्परेचर तेजी से होता है। द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग लार्जर हीट कैपेसिटी, the temperature of a the temperature of a substance having the temperature of a substance having larger heat capacity changes very slowly in any kind of heat exchange। The temperature of a substance which has larger heat capacity changes very slowly in any kind of heat exchange। अब आपको पता है कि वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज लार्ज, वाटर की हीट कैपेसिटी आपने देखा था यहाँ पर, इट्स कंसिडरेबली लार्जर देन एनीथिंग एल्स। वाटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए 4200 जूल्स उसको चाहिए, वाटर को 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज के लिए 4200 जूल्स पर केजी केल्विन चाहिए, ठीक है कि नहीं है। ये टॉप राइट कॉर्नर पे आप देखें तो ये 4200, और इसको आप जरा इस पूरे कॉलम से, ये जो राइट वाला कॉलम है इसमें कंपेयर करें तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्सेप्शनली हाई है। इससे ये पता चलता है कि वाटर की हीट कैपेसिटी खासी ज्यादा है। द टेम्परेचर, अब यहां पर आ जाए, द वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज लार्ज, दिस कीप्स प्लैनेट्स एट टेम्परेचर स्टेबल। इसका क्या मतलब है, आपको पता है कि ये फर्ज करें बाज ऐसे प्लैनेट्स हैं कि जब वो सन की तरफ मूव करते हैं, ये सन है, जब उनका सन की तरफ उनका सरफेस, ये वाला उनका हिस्सा वो है जो सूरज को फेस कर रहा है, सन को फेस कर रहा है, यहाँ पर उनका टेम्परेचर जो है वो शूट कर जाता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, और उनका वो वाला जो हिस्सा है जो कि सूरज को फेस नहीं कर रहा, या जो नाइट साइड बनती है, या जो डार्क साइड बनती है, वो उसका टेम्परेचर इट कैन ड्रॉप डाउन टू -1000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर प्लेनेट अर्थ जो है, प्लेनेट अर्थ की जो सरफेस है, प्लेनेट अर्थ की सरफेस कैसी है, उस पर 72% उसकी सरफेस पे वाटर है। उस दिस 72% of Earth's surface is covered with water. This does not let Earth to become too hot and during the day and doesn't let it to become too cold during the night। इसका मतलब है कि प्लैनेट अर्थ जो है, जब उसका वो वाला हिस्सा जो सूरज को फेस कर रहा है, ये सूरज सन है, ये सन को शो कर रहे हैं हम, ये सन की लाइट है जो उससे निकल कर आ रही है। अब सन से जो एनर्जी अर्थ पे गिरती है, तो डे वाले टाइम पे जो वो टाइम जो द फेस ऑफ अर्थ विच इज फेसिंग द सन, वहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम जो आज तक क्लाइम किया है वो 54 डिग्री सेंटीग्रेड किया, और वो हिस्सा जो नाइट है, जो अर्थ सन से अवे है, उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो टेम्परेचर है, when it drops down to -50 degree centigrade। It hasn't gone down to further degrees less, it hasn't gone down below माइनस की सरफेस पे पानी है, अगर और पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई है,
और पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि बहुत हाई है, तो वो प्लेनेट अर्थ को के टेम्परेचर को क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है, ना उसको बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ने देता है, ना बहुत ज्यादा नीचे आने देता है। अब यहाँ पर आप देखें एक छोटा सा फार्मूला हम डिराइव करते हैं यूनिटरी मेथड से। फॉर 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज 1 kg ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्स अ C जूल्स। C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैं ये देखें फर्स्ट लाइन पे जहां रेड एरो मूव कर रहा है, इसे देखें फर्स्ट लाइन में, फॉर 1 kg टेम्परेचर चेंज 1 kg ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्स C जूल्स। फॉर 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज, मैं अब सेकेंड लाइन पे आ गया हूं, फॉर 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज 2 kg ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्स 2 C जूल्स, and for 1 Kelvin temperature change m kg of substance will require mc joules। मैं इससे पहले ये भी कर सकता था कि यहाँ लिख सकता था for 1 Kelvin temperature change 3 kg of substance will require 3 C joules। तो ओवर यहाँ क्या है, for 1 Kelvin temperature change m kg of substance require mc joules। For 2 Kelvin temperature change m kg of substance requires mc into 2। अब देखें mc जूल्स तो चाहिए 1 केल्विन के लिए, तो 2 केल्विन टेम्परेचर चेंज के लिए कितने चाहिए, mc इंटू 2। और 3 केल्विन टेम्परेचर चेंज के लिए क्या चाहिए, mc इंटू 3 केल्विन। एंड फॉर डेल्टा थीटा केल्विन द टेम्परेचर चेंज mkg रिक्वायर्स mc डेल्टा थीटा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। जी, अब आप ये चीज देखें कि इस तरह से, तो यहां से ये वाला वो फार्मूला है जो आपने ओ लेवल में भी पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो तो ये आपने ओ लेवल में भी पढ़ा था। ओ लेवल में आपने ये चीज पढ़ी थी, क्यू, यहां पर जो कैपिटल क्यू है, ये जो चीज है जिसकी बात कर रहा हूं, ये जो कैपिटल क्यू है, ये क्या है, हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड। यानी जब कोई चीज गर्म होती है तो इतनी हीट एब्जॉर्ब करती, ये जो राइट साइड पर टॉप राइट पे है, और जब वो ठंडी होती है तो इतनी ही हीट वो रिलीज कर देती। अब ये चीज देखो कि इसी तरह से mcm mass of a substance in kg and C is the specific heat capacity measures in joule per kg Kelvin, and delta theta is the temperature change. It's higher temperature minus lower temperature. Or mc into theta f, if the substance is being heated, तो ज़ाहिर उसका फाइनल टेम्परेचर उसके इनिशियल टेम्परेचर से बड़ा होगा। थीटा है यहाँ इनिशियल टेम्परेचर है और थीटा एफ उसका फाइनल टेम्परेचर है। ये फार्मूला आप तब लगाते हैं कि इफ यू एज्यूम के टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। बाज लोग टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट करने के बजाय कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल T2 means final temperature minus T1 initial temperature if the substance it is being heated and its temperature is increasing। और T2 minus T1 को आप डेल्टा थीटा भी कहते हैं। तो ये था जी हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस। आगे चलते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल हीटर। क्योंकि सारे क्वेश्चंस जितने भी पूछे जाते हैं उनमें ये चीज साथ कनेक्ट होकर आती है, इसलिए हमें मजबूरन इसे पढ़ना पड़ता है। इसी तरह से इससे पहले कि हम कोई हीट कैपेसिटी पे न्यूमेरिकल करते, हमें इलेक्ट्रिकल हीटर के बारे में भी देखना है। हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल हीटर। इलेक्ट्रिकल हीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल हीटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। इफ द पावर ऑफ हीटर इज P वॉट, अगर फर्ज करें इस तरह आप कहते हैं 1000 वॉट का हीटर है या 2000 वॉट का हीटर है या 3000 वॉट का हीटर है, जो भी उसकी पावर होती है, जो उसकी रेटेड पावर होती है, जो उसके ऊपर लिखी हुई होती है, वो उतने जूल्स पर सेकेंड प्रोड्यूस करता है हीट। इफ द पावर ऑफ हीटर इज P वॉट, it means it produces P joules per second. In 1 second, it produces P joules. In 2 seconds, it produces 2 P joules. And in 3 seconds, it produces, in 3 seconds, it produces 3 P joules. In 3 seconds, it produces 3 P joules. And of course, in T seconds, it will produce PT joules. So that means heat produced by the heater, by electrical heater, is equal to power into time or power into delta T। यहाँ पर जो T है
वो जो है यहाँ पर जो टी है वो टाइम के मानों में भी आ रहा है, और डेल्टा टी जो है वो भी उसके मानों में आ रहा है, टाइम के मानों में आ रहा है। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से ये बात है। इसकी इंक दोबारा चेंज कर लेते हैं आपके सामने। ठीक है, और इसको भी दोबारा वापस ब्लैक पे ले आते हैं। So the heat produced by the heater is equal to power into time. आए हम थोड़े से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जरा जरा आप पहले आसान आसान क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम मुश्किल की तरफ जाएंगे। ये एक न्यूमेरिकल है, ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल नंबर 1 है। ठीक है कि नहीं? पॉइंट नंबर 3 13 का मतलब है इट्स द 13th पॉइंट ऑफ द लेक्चर। सो अ केटल इज रेटेड एट 2.3 किलोवाट। इसका क्या मतलब है कि वो केटल इलेक्ट्रिकल केटल है, उसमें हीटर लगा हुआ है, और उस केटल के अंदर जो हीटर है वो क्या करता है, वो 2.3 किलोवाट का मतलब है 2300 वॉट। ये देखें, ये चीज देखें आप, ये चीज मैं बात कर रहा हूँ इसकी बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। ये जो पावर है, ठीक है कि नहीं, 2300 वॉट जो है। सो ये पावर 2300 वॉट की है। A mass of 750 gram of water at 20 degrees centigrade is poured into the kettle. When the kettle is switched on, it takes 2 minutes for the water to start boiling. Estimate for this water its specific heat capacity. आए जरा हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। अब ये है कि heat produced by the heater is equal to the heat taken up by the water. अगर हम यहां पर एक ग्राफ बनाएं टेम्परेचर का, तो इसका टेम्परेचर वाटर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज कर दिया गया, और ये काम सिर्फ 2 मिनट में हुआ। तो पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू mc डेल्टा थीटा, assuming that there is no heat loss to the surrounding। अब पावर कितनी है? 2300। अब 2 मिनट्स है तो 2 × 60 कर दें, और मास उसका क्या है? 750 ग्राम है। ठीक है ना? मास उसका क्या है जी? 750 ग्राम। मास उसका है जी 750 ग्राम, और उसको आप केजी में कन्वर्ट कर लें, उसके मास को किस में कन्वर्ट कर लें? केजी में कन्वर्ट कर लें। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने कैलकुलेट करनी है, और चेंज इन टेम्परेचर आपको पता है कि 20 से 100 पे गए हैं, तो 100 माइनस 20। अब आप अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा? इसको आप हल करें और सी को सब्जेक्ट बनाएं, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है जनाब 2300 into 2 into 60 divided by 0.75 multiplied by 80, यानी ये डिनोमिनेटर। तो आंसर आपका आ गया, योर सी इज इक्वल टू, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4600 जूल्स पर केजी केल्विन। ऑफ कोर्स ये एक ओवर एस्टिमेट है, ठीक है ना? 4600 जूल्स पर केजी केल्विन, इसके यूनिट्स अभी लिखे जाएंगे 4600 जूल्स पर केजी केल्विन। ठीक है ना? अब आगे चीज देखें कि ये आपको पता है इट्स एन ओवर एस्टिमेट। इट इज व्हाट? इट्स एन ओवर एस्टिमेट। द रीजन इज कि एक्चुअली हमें ये चीज इस तरह से करनी चाहिए थी। मैं यहां पर आपको बताता हूं कि ये इसको करना किस तरह चाहिए था। ठीक है कि नहीं? कि पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू दी, आप देखें इसको करना इस तरह चाहिए था कि पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू हीट पिक्ड अप बाय वाटर प्लस हीट लॉस्ट। हीट लॉस को QL से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका मतलब है कि जब हीटर पानी को गर्म कर रहा था, जब वो केटल के अंदर एक कोई इलेक्ट्रिकल हीटर पड़ा हुआ था और वो उसे गर्म कर रहा था,
तो कुछ हीट लॉस सराउंडिंग में हो रही थी, कुछ हीट लॉस क्या हो रही थी, सराउंडिंग में हो रही थी, चारों तरफ जा रही थी। अब उस हीट लॉस को कैसे हम बचाएंगे? तो पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द हीटर and this is equal to mc delta theta. mc delta theta क्या है? is the heat taken up by the water plus ql is heat loss, जिसको हमने इग्नोर कर दिया था। एक्चुअली इस ql को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, इसको इस तरफ जाना चाहिए था। पावर इनटू टाइम माइनस ql इज इक्वल टू mc डेल्टा थीटा। और फिर जब हम c को सब्जेक्ट बनाते तो ये m और डेल्टा थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाकर डिवाइड इन्होंने करना था। तो ये चीज इस तरह से हो जानी थी। अब आप खुद ये चीज देखें, इसमें ये है डेल्टा थीटा, थीटा है जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया, और ये क्यू है, क्यू एल हीट लॉस्ट। यानी इससे आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये सिंबल थीटा है और ये सिंबल क्यू का है। क्यू इज मेजर्ड इन जूल्स, वो हीट है, और थीटा टेम्परेचर चेंज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, डेल्टा थीटा। अब चूंकि आपने न्यूमरेटर में से एक चीज जो कि सब्ट्रैक्ट हो रही थी, न्यूमरेटर में एक चीज थी जो सब्ट्रैक्ट हो रही थी और न्यूमरेटर की वैल्यू को क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी, वो आपने न्यूमरेटर में से माइनस कर दी। वो आपने क्या की, न्यूमरेटर में से माइनस कर दी। और जब वो न्यूमरेटर में से आपने माइनस की करनी थी और नहीं की, तो आप इसकी वजह से आपकी फिर सी की वैल्यू काफी ज्यादा आएगी। एंड इट इज ड्यू टू दिस रीजन, it is due to this reason that the value that you've calculated over here, the value that you have calculated over here is bigger than, is an overestimate. अच्छा, मीनवाइल आप ये जो बात यहाँ लिखी है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, ये टाइपिंग है लेकिन ये इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे फिलहाल। हमने सिर्फ इस क्वेश्चन को आपके साथ किया है, पॉइंट नंबर न्यूमेरिकल नंबर 1। आए इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप इसमें ये जो क्वेश्चन आपने किया है, इसमें अगर आप इसको आप कन्वर्ट ना करते, ग्राम्स को केजी में ना कन्वर्ट करते, तो फिर क्या होना? अगर आप ये 7200 को, ये जो आपके सामने यहाँ 750 ग्राम लिखा हुआ है, सॉरी, इस 750 ग्राम को देखें ना, यहाँ पर ये 750 ग्राम था, वो यहाँ पर 750 ग्राम के तौर पर ही आ गया है। तो आप अगर इसको 750 ग्राम में ही रहने दें, तो जो आपका सी का आंसर आएगा 4.6 जूल्स पर ग्राम केल्विन आएगा। यानी उसमें फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो जूल्स पर केजी केल्विन में नहीं आएगी, जूल्स पर ग्राम केल्विन में आएगी। तो इसके बाद आगे चलते हैं। आए देखें, ये एक छोटा एक न्यूमेरिकल है और इसको हम डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2, एन इलेक्ट्रिकल हीटर। अब इसमें ये हो रहा है, इसमें बेटा जो पानी है ना वो यहां से एंटर हो रहा है। ये जो कर्सर आपको दिखाया गया ना, ये देखें, देखें यहां से पानी एंटर हुआ, पानी यहां से एंटर हो रहा है और यहां से हीट अप होकर बाहर यूं निकल रहा है यहां से। और ये जो रेड वायर है ये एक कॉइल है, और ये रेड वायर हीटर की कॉइल है। ये रेड वायर किसकी कॉइल है? हीटर की कॉइल है। यहां से करंट फ्लो कर रहा है इस कॉइल में, और वो करंट फ्लो करते करते इस हीटर से इस तरफ को बाहर जा रहा है, और उस करंट की वजह से ये कॉइल हीट अप हो गई है, और ये कॉइल हीट कर रही है किसको? वाटर को। वो वाटर जो यहाँ से एंटर होता है और इस वाटर की हीट लेकर यहाँ से बाहर निकल जाता है, और उसका इनिशियल टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वो यहाँ से इस तरफ को जाता है और वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड से बाहर चला जाता है। और आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द फ्लो रेट इन ग्राम्स पर सेकेंड, यानी मास एक सेकंड में कितना मास फ्लो करता है, वो चीज आपसे पूछी गई। अब आप इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे? आपके पास इसका तरीका ये है कि आपने पढ़ा हुआ है, एज्यूमिंग के कोई हीट जाया नहीं हुई, एज्यूम करते हैं कि कोई हीट जाया नहीं हुई, और आप हमेशा यही करेंगे कि आप यही एजम्पशन लेंगे कि कोई हीट जाया नहीं। पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा। ये फार्मूला आप लगाएंगे तो पावर कितनी है? हीटर की पावर है 3.8 किलोवाट। ये देखिए यहां से पता चल गया। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आता है? 3800। और टाइम को आप 1 सेकेंड ले लें, टाइम को आप क्या ले लें? 1 सेकेंड ले लें। और मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी की कितनी? 4.2 जूल्स पर ग्राम।
इसको आप बेशक कन्वर्ट ना करें, इसको जूल्स पर ग्राम ही रहने दें। और चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है 42 में से, चेंज ऑफ टेम्परेचर है 42 में से 18 को माइनस करें, और ये कितना बनता है 42 में से 18 को माइनस करें तो कितना बनता है, ये बनता है 24। अब वो 24 यहां आप लिख लें ऐसे करके, और इससे फिर आपका जो m आएगा वो किसके बराबर आएगा 1300 ओवर 4.2 इंटू 24। तो ये आपके पास बन जाता है 3800 डिवाइडेड बाय 4.2 इंटू 24। तो ये चीज आपकी बन गई 37.7 ग्राम। और चूंकि ये ग्राम ऑफ वाटर 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है, ये ग्राम ऑफ वाटर वो है जो यहां से यहां से 1 सेकंड में एंटर होता है और यहां से निकल जाता है, और ये सारा कुछ 1 सेकंड में हो रहा है। तो हम इसके साथ पर ग्राम लगा देंगे, हम इसके साथ पर ग्राम लगा देंगे, पर सेकंड लगा देंगे, सॉरी पर ग्राम नहीं पर सेकंड लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि ये 1 सेकंड में इतना हीट जो है फ्लो आउट कर जाती, इतनी हीट, इतना इतना मास 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है। ये 37.7 ग्राम्स पर सेकंड। और state and explain whether your answer is likely to be an overestimate or an underestimate of the flow rate। देखिए असल में तो ये था कि पावर इनटू टाइम इस, ये वो ही पावर एनर्जी है जो हीट है जो वो हीटर ने प्रोड्यूस की है। इसमें से कुछ मिल रही है पानी को और कुछ हो रही है जाया टू द सराउंडिंग, उसको मैं QL कह देता हूँ। अब इसमें से अगर हम C को सब्जेक्ट बनाएं तो पावर इनटू टाइम माइनस QL, पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। और इसमें से C को सब्जेक्ट बना दें आप, ये होगा पावर इनटू टाइम माइनस QL ओवर M इंटू डेल्टा थीटा। अब आप देखें न्यूमरेटर में से कुछ किसी चीज ने सब्ट्रैक्ट होना था, न्यूमरेटर में से किसी चीज ने सब्ट्रैक्ट होना था, उसे आपने इग्नोर कर दिया ऑल टुगेदर। उसकी वजह से आपके इस तरह इग्नोर करने से न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी हो गई। जब न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी हो गई तो इससे क्या हुआ, न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होने से आपका जो कैलकुलेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वो खासी बड़ी आई। उसमें एक आप कह लें कि वो पैदा हो गया, मतलब उसमें एक ओवर एस्टिमेट आ गया। तो ये हम इट विल बी अवर ओवर एस्टिमेट। जो बच्चा ओवर एस्टिमेट का रीजन देते वक्त ये रीजन बताएगा, ये सारी इक्वेशन लिखेगा और यूं लिखेगा, ये डिस्टिंक्शन वाला आंसर है। बेटा जो बंदा अपनी इक्वेशन में अपनी रीजंस में मैथमेटिक्स को लेकर आता है और मैथमेटिक्स की इक्वेशन का हवाला देता है, उससे ज्यादा फोर्सफुल आंसर किसी का नहीं होता। अब आ जाए एक छोटा सा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल नंबर 3। द इफेक्टिव पावर ऑफ माइक्रोवेव इज 750 watt। द टेम्परेचर of a mass of 280 gram of water rises from 25 degree centigrade to 98 degree centigrade in a time of 2 minutes। अब इसमें भी वही बात आ गई, assuming no heat loss to the surrounding, power into time is equal to MC delta theta। M is the mass measured in kg and C is the specific heat capacity in joules per kg Kelvin and delta theta is change in temperature। लेकिन अगर आप इस मास को ग्राम्स में लेंगे, अगर आप इस मास को ग्राम्स में लेंगे तो जो C की वैल्यू होगी वो बराबर होगी जूल्स पर ग्राम केल्विन। तो आए देखें पावर कितनी है जी 750 वॉट है और 2 मिनट्स तक आपने हीट किया है। 2 इंटू 60, मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। और मास जो है, मास किसके बराबर है जी, मास है जी 280 ग्राम ऑफ वाटर। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने लिखनी है। चेंज इन टेम्परेचर कितना है 98 माइनस 25। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आता है, इसको आप इसमें से C की वैल्यू वर्कआउट करें, वो किसके बराबर बनती है 7 7 C इज
750 into 2 into 60 over 280 into 98 minus 25, तो ये आपकी वैल्यू क्या बन गई? 750 into 2 into 60 divided by 280 into ये बन गए जनाब 4.403 जूल्स पर ग्राम केल्विन। ये ग्राम में इसलिए कि आपने जो ये मास था इसमें जो मास की वैल्यू थी वो आपने ग्राम में ली थी, उसे केजी में नहीं कन्वर्ट किया था। यहां से आप पढ़ लेंगे 280 ग्राम था, वो आपने चूंकि उसको उसी में रखा था तो इसलिए आपका आंसर जूल्स पर के ग्राम में। और आपको पता है वाटर की जो एक्चुअल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 4.2 जूल्स पर ग्राम केल्विन है। इसका मतलब आपका आंसर ज्यादा आया। द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिटरमिन्ड फ्रॉम द डाटा इज ग्रेटर देन द एक्सेप्टेड वैल्यू। A student gives us a reason for this, that heat loss to the surrounding. बिल्कुल उसने ठीक रीजन दिया है। Suggest in more detail that the given by the student a possible reason for the difference. अब इसमें ये बात है कि एक बात है कि जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें ये होता है कि अब माइक्रोवेव ओवन की सारी हीट कंसंट्रेटेड नहीं होती। आपको पता है कि माइक्रोवेव ओवन में जो माइक्रोवेव्स निकल रही हैं वो यहां से निकलकर चारों तरफ फैल रही हैं। और अगर आपने फर्ज करें एक बाउल ऑफ वाटर रखा हुआ है, एक बोल ऑफ वाटर रखा है यहाँ पर, उसमें पानी आ रहा है, पानी है और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वहां से जितनी हीट है वो सारी की सारी यहाँ कंसंट्रेट होकर पहुंच रही, नहीं, हीट लॉस हो रही है। सारी माइक्रोवेव्स तो पानी के ऊपर नहीं गिर रही हैं, इसका मतलब है डेफिनेटली देयर इज सम हीट लॉस टू द सराउंडिंग। और प्लस वो जो मैं इक्वेशन दो दफा लिख चुका हूँ, दोबारा लिख देता हूँ कि आप लिखें कि पावर इनटू टाइम, जो पावर हीटर से आई है उसमें से कुछ हीट तो वाटर ने पिक की है मगर कुछ हीट ऐसी है जो जाया हो गई। अब ये वो है टोटल एनर्जी जनरेटेड बाय हीट, एनर्जी जनरेटेड बाय द हीटर। दिस हीटर इज फिटेड इनसाइड द माइक्रोवेव and this is the heat picked up by water and this is the heat lost, QL is the heat loss। इसका मतलब है कि जो हीटर ने हीट दी है उसमें से काफी सारी तो वाटर ने पिक की है mc डेल्टा थीटा की शक्ल में, पावर इनटू टाइम से जो हीट आई है, मगर उसमें से काफी सारी जाया भी हुई है। ये हीट लॉस टू द सराउंडिंग है। अब इसमें से सी को अगर आप सब्जेक्ट बनाए, जो मैंने आपको बार बार कहा ना, जो आप इस इक्वेशन का रेफरेंस दे के जब लिखेंगे ना, आपकी एक्सप्लेनेशन बड़ी पावरफुल हो। आप उसे बताएं कि न्यूमरेटर में से एक हीट थी, एक वैल्यू थी जिसे सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था, वो ये वाला आंसर था, और वो हमें पता ही नहीं था, हम कुडंट कैलकुलेट द हीट लॉस, हमने इसे ऑल टुगेदर इग्नोर कर दिया। इसको इग्नोर करने से ओवरऑल न्यूमरेटर की वैल्यू इंक्रीज कर गई, और न्यूमरेटर की वैल्यू जब इंक्रीज की तो जो सी का हमारा आंसर आएगा वो ओवर एस्टिमेट होगा, वो ज्यादा बड़ा आंसर आएगा। बेटा हम इस टॉपिक को यहाँ खत्म करते हैं, विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक in the next lecture.